इनमें टूटे हुए बाजू और लहूलुहान चेहरे वाला ग्रांडियल लड़का भी था। वो खुद को एक बड़े सरकारी अफसर का बेटा बता रहा था और इमरान को खतरनाक नताइज की धमकियां दे रहा था। वो बार बार अपने सेल फोन पर कोई नंबर मिलाने की कोशिश भी कर रहा था। इमरान ने मुझसे कहा, लगता है कि यूसुफ ज्यादा जख्मी है, तुम इसे लेकर निकल जाओ, मैं और जिलानी यहाँ का मामला संभालेंगे, ये लो चाबी। उसने गाड़ी की चाबी मेरी तरफ उछाली। पठान चौकीदार और दीगर गार्ड्स भी यहाँ मौजूद थे। मैंने इमरान की हदायत पर अमल करना मुनासिब समझा। मैं जब मेहरान की ड्राइविंग सीट पर पहुंचा, दूर सड़क के मोड़ पर पुलिस मोबाइल की नीली बत्ती नजर आना शुरू हो गई। यूसुफ को जिलानी मेरे साथ वाली सीट पर बिठा चुका था। यूसुफ ने अपनी रान दोनों हाथों से थाम रखी थी और तकलीफ में नजर आता था। लड़ाई के दौरान में ही उसने मुझे पहचान लिया था और इस हवाले से उसके चेहरे पर खासी हैरानी थी। हेलो यूसुफ साहब, कैसे हैं आप? मैंने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए पूछा। कोई नुकीली चीज लगी है यहाँ घुटने से ऊपर, गोश्त फाड़ कर रख दिया है, फुकराते हुए बोला। उसकी डेनिम की नीली पतलून रान पर से लहूलुहान हो रही थी। क्या ख्याल है किसी प्राइवेट क्लिनिक चले? मैंने पूछा। जैसे आपकी मर्जी, उसने कहा। उसकी नाक से भी खून रिस रहा था। वो जरा तवक्कुफ करके बोला, ये तो बड़ा अच्छा इत्तेफाक हुआ है कि आप यहाँ आ गए, वरना इन खबीसों ने तो मेरा भुर्ता बना देना था। आपने मुझे देखा था या वैसे ही रुक गए थे? हम आगे निकल गए थे, मगर जब गाड़ियों के ब्रेक जोर से लगे और फिर टक्कर की आवाज आई तो हम ठहर गए। फिर हमें पता चला कि 3-4 बंदे एक बंदे को गिरा कर पीट रहे हैं, तो हम गाड़ी से निकल आए। इस वक्त तक हमें बिल्कुल पता नहीं था कि ये आप हैं, लेकिन इस वक्त आप यहाँ से कैसे गुजर रहे थे? हम तो एक शादी में शिरकत के बाद आए हैं। घर के अंदर होने वाला ये फंक्शन 2:30 बजे तक जारी रहा है। और आप? मैंने पूछा। मैं यहाँ 2-4 दोस्तों की कंपनी में था, वहां बस देर होगी, यूसुफ ने मुबहम सा जवाब दिया। हम तेजी से फिरोजपुर रोड के एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंच गए। रान पर से यूसुफ की पतलून चिर गई थी और इसका खून किसी तरह बंद होने में नहीं आ रहा था। लगता था कि मारामारी में गाड़ी का कोई तेज धार किनारा या कोई ऐसी ही चीज लगी है जिसने गहरा घाव डाला है। अंदर की नसें कट गई थीं और मसल्स भी मुतासर हुए थे। अस्पताल की इमरजेंसी में यूसुफ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। इसका खून बंद किया गया और इंजेक्शन वगैरह लगाए गए। इसकी हालत कदरे बेहतर होगी, लेकिन साफ पता चलता था कि अभी उसे अस्पताल ही में रहना पड़ेगा। सुबह जब सीनियर डॉक्टर उसे देखेगा तो फिर ही टांके वगैरह लगाने का फैसला होगा। यूसुफ मेरा बहुत शुक्रगुजार नजर आ रहा था। वो मेरे दोनों साथियों के बारे में भी पूछ रहा था। मैंने उसे बताया कि वो मामले को संभालने के लिए मौका पर ही मौजूद है। मैंने उसे तसल्ली दी कि इमरान के होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सूरत-ए-हाल को अच्छी तरह हैंडल कर लेगा। यूसुफ के मुंह से अल्कोहल की हल्की सी बू अब भी उठ रही थी। उसकी आंखों से अंदाजा होता था कि उसने एक्सीडेंट से पहले एक पुरनिशात शब गुजारी है। उसके सेल फोन पर बेल हुई। उसने देखा और कदरे मुतफक्किर नजर आने लगा। बहरहाल उसने कॉल अटेंड नहीं की। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो यूसुफ ने मुझसे कहा, घर से सरवत का फोन है। मैंने उसे बताया था कि 2-2:30 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन अब 5 बजने वाले हैं, वो परेशान हो रही है। कुछ देर सोचने के बाद उसने सरवत का नंबर प्रेस किया और उससे बात की। उसके लबो लहजे में नाराजी और रूखेपन की झलक थी। वो बोला, हेलो, यहाँ एक थोड़ा सा मसला हो गया। नहीं, वैसे मैं ठीक हूँ, बस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, बाद में झगड़ा हो गया, टांग पर थोड़ी सी चोट आई है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। जवाब में यूसुफ बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ फिरोजपुर रोड पर एक दोस्त डॉक्टर साहब हैं, उनकी तरफ आया हुआ हूँ, 2-4 स्टिचेस लगने, इसके बाद घर आ जाऊंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। और अच्छी बात यह है कि तुम्हारे फर्स्ट कजन साहब मेरे पास हैं। भाई अपने ताबी साहब और कौन, बल्कि इन्होंने बड़ी मदद की है मेरी, इस वक्त भी मेरे पास ही बैठे हुए हैं। फरिश्ता सीरत बंदे हैं भाई। यूसुफ फारूकी से सरवत ने गालबन पूछा कि वो रात इतनी देर कहाँ रहा था। जवाब में यूसुफ सपाट लहजा बोला, तुम्हें बताया तो था एक चैरिटी शो है। शो से निकले तो 2-3 पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, यानी कुछ वक्त देना पड़ा। इनसे रुखसत हुआ तो ये झगड़ा हो गया। वो सफेद झूठ बोल रहा था। उसने इंपोर्टेड विस्की पीकर जिस महंगे चैरिटी शो में शिरकत की थी, उसका सिला उसने आखिरत के बजाय यहीं वसूल कर लिया था और मुतमईन था कि यह मामला यहीं खत्म हो गया, मगर अभी कुदरत के खातों में हिसाब किताब होना बाकी था। कुछ देर बात करने के बाद यूसुफ ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने फोन पर इमरान से बात की और उससे सूरत हाल पूछी। उसने बताया कि वो पुलिस स्टेशन में है, दोनों गाड़ियां भी पुलिस स्टेशन ही में है। मामला तय हो रहा है, कुछ देर में काम निमट जाएगा। मैं जानता था कि इमरान ऐसे कामों में मास्टर है। उसकी मकनातीसी शख्सियत काम करती थी और वो बहुत जल्द ऐसी गुत्थियां सुलझा लेता था। न सिर्फ सुलझा लेता था बल्कि नए दोस्त भी पैदा कर लेता था। सवेरे 10 बजे के करीब 2 सीनियर सर्जन्स ने यूसुफ के जख्म का मुआयना किया और महतहत डॉक्टर्स को स्टिचिंग और मरहम पट्टी वगैरह के बारे में जरूरी हदायत दी। इन हदायत में 1-2 नसों को जोड़ने का काम भी शामिल था। इसी दौरान में यूसुफ ने 2-3 जगह फोन पर भी बात की। इनमें से एक कॉल वसीम अहमद के फोन पर भी थी,
ये वसीम अहमद वही फिल्मी एडिटर था जिसके जरिए शारबा बाई के बाला खाने पर शब बसरी का सौदा हुआ था। वसीम से गुफ्तगू के दौरान मैं यूसुफ मुबहम जबान इस्तेमाल करता रहा, लिहाजा उसे प्राइवेसी फराम करने के लिए मैं कुछ फासले पर चला गया। बहरहाल दूर खड़े होकर भी मैं यूसुफ के तासरात का जायजा लेता रहा। मैं अंदाजा लगाना चाहता था कि वो अपनी शब बसरी से मुतमईन है या नहीं। दूसरे लफ्जों में क्या उसे शक तो नहीं हुआ कि इसे मुंह मांगे दामों के एवज 2 नंबर माल फराम किया गया। बगौर जायजा लेने के बावजूद मैं यूसुफ के तासरात से कोई अंदाजा नहीं लगा सका। यूसुफ बात खत्म करके फोन बंद कर रहा था जब मैं बुरी तरह चौंक गया। मुझे इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर एक जानी पहचानी सूरत नजर आई। ये खुद शारबा बाई थी, लेकिन अब वो ऐसे हुलिये में थी कि कोई उसके असल पेशे का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ऊंचे घराने की बेगमात की तरह उसने सन ग्लासेस लगा रखे थे। एक कीमती शाल ने न सिर्फ उसका सरापा छुपा रखा था बल्कि निस चेहरा भी ओझल कर रखा था। उसके कंधे पर कीमती बैग था। मैं पहले ही यूसुफ से काफी फासले पर था, मजीद एहतियात के लिए एक सतून की ओट में हो गया। मुझे हरगिज तवक्का नहीं थी कि शारबा बाई यूं अपने गाहक की अयादत के लिए इस प्राइवेट अस्पताल में चली आएगी। शारबा के साथ एक ड्राइवर नुमा शख्स भी था। दूसरा मोटी मोटी आंखों वाला एक पहलवान नुमा बंदा था। उसने पतलून और धारीदार शर्ट पहन रखी थी। रंग सुर्खो सफेद था। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शारबा बाई की तरह यह भी कोई अच्छी शख्सियत नहीं। खासतौर से उसकी आंखों में एक मुजरमाना सी चमक पाई जाती थी। ये लोग थोड़ी देर यूसुफ के बिस्तर के पास खड़े होकर बातें करते रहे। वो इस रात को पेश आने वाले वाकये के बारे में पूछ रहे थे। इस सारी गुफ्तगू के दौरान में मेरी नजर कई बार धारीदार शर्ट वाले शख्स की तरफ उठी। वो मुसलसल बड़े ध्यान से यूसुफ का जायजा ले रहा था, जैसे निगाहों में उसे तोल रहा हो। यूसुफ पहले इधर उधर नजर घुमाकर मुझे ढूंढता रहा, फिर उसने सेल फोन के जरिए मुझसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके सामने आकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहता था। शारबा बाई मुझे फौरन पहचान ली थी। वो अपने बाला खाने पर मुझे चौधरी इमरान के साथ उसके हमरा दोस्त की हैसियत से देख चुकी थी। ये बड़ी गड़बड़ हो जाती। कुछ देर बाद शारबा बाई और उसके दोनों साथी यूसुफ को खुदा हाफिज कहकर चले गए। मैंने पहले खिड़कियों में से झांक कर यह तसल्ली की कि वो गाड़ी पर बैठकर रुखसत हो गए। इसके बाद यूसुफ के पास चला। दोपहर के वक्त इमरान अस्पताल आकर यूसुफ की इयादत करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे फोन पर मना कर दिया। मैंने बताया कि शारबा बाई यहाँ आई थी, एन मुमकिन है कि उसका कोई साथी या मुलाजिम अब भी अस्पताल में मौजूद हो, लिहाजा वो फोन पर ही यूसुफ की खैरियत दरियाफ्त कर ली। इमरान ने ऐसा ही किया। उसके अलावा उसने यूसुफ को बता दिया कि झगड़े वाला मामला खुश असलूबी से हल हो चुका है। दोनों तरफ के अफराद को चोटें लगी हैं और दोनों गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, लिहाजा मुखालिफ पार्टी कानूनी कार्रवाई के बजाय मुख्य मुका पर तैयार हो गई है। उम्मीद है कि कल तक राजीनामा तहरीर हो जाएगा। यूसुफ की गाड़ी भी वापस उसके घर पहुंच चुकी थी। इस जबरदस्त ताउन पर यूसुफ ने इमरान का बहुत शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान में यूसुफ का दोस्त फिल्म एडिटर वसीम अहमद भी पहुंच गया। उसके आने के बाद मेरे लिए गुंजाइश पैदा होगी कि मैं घर वापस जा सकूं और कपड़े वगैरह बदल सकूं। मैंने यूसुफ से शाम तक वापसी का वादा किया और इमरान के अंदरूनी शहर वाले घर वापस आ गया। इमरान और जलानी भी वहीं मौजूद थे। मेरे पहुंचने से पहले इस सूरत हाल पर तबसरा हो रहा था। यह बात अब कोई ढकी छुपी नहीं रही थी कि मारूफ फिल्मी अदाकाराओं के हम शक्ल ढूंढने और इन्हें इस्तेमाल करने का काम बड़े मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। यह काम जावा और उसके ग्रुप के लोग कर रहे थे। अगर लालच की थ्योरी पर अमल करते हुए जावा अराकोए वाले मामले में हाथ न डालता और यूं हम उसके माल रोड वाले ठिकाने पर न पहुंचते, तो हमें भी इस डमी अदाकाराओं वाले मामले का पता न चलता। अंदाजा हो रहा था कि घाघ किस्म के लोग टैलेंट हंट तर्ज की मुहिम पर निकले हुए हैं। ये लोग इश्तिहारबाजी और दीगर जराए से मारूफ चेहरों के हम शक्ल चेहरे तलाश करते हैं। इनकी छांटी वगैरह की जाती है और आखिर में कुछ चेहरे मुंतखब करके अगले मरहले में पहुंचा दिए जाते हैं। मैंने नहा धोकर कपड़े बदले। खूब भूख लग रही थी। इमरान ने करीबी बाजार से गर्म नान, मुर्ग चने और बिरयानी पर मुश्तमिल रेडीमेड खाना मंगवा लिया। स्वीट डिश के तौर पर लाहौरी फालूदा था। खाने से फारिग होकर मैं बर्तन समेट रहा था जब मेरे सेल पर नुसरत की कॉल आई। हेलो नुसरत, क्या हाल है? मैंने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाईजान, लेकिन ये आपने क्या चक्कर चलाया है? बाजी बता रही है कि यूसुफ का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और चोट आई है उसे। क्या वाकई? हाँ, ऐसा हुआ तो है। उसकी गाड़ी की टक्कर हो गई थी जिसके बाद झगड़ा हुआ। गाड़ी तो मैंने भी देखी है। अभी थोड़ी देर पहले 2 बंदे गैराज में छोड़कर गए हैं। एक तरफ से पिचकी हुई है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप वहां कैसे पहुंचे। क्या ये इत्तेफाक था या आपको पहले से कुछ मालूम था? बस इत्तेफाक ही समझो। यानी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा था कि यूसुफ फलां वक्त पर फलां जगह पर मौजूद होगा। कहीं आपको कोई दोस्त उसका पीछा तो नहीं कर रहा था? इस बारे में तुम्हें फिर तफसील से बताऊंगा प्यारी बहन। अभी 1-2 और जरूरी काम करने हैं। मैंने कहा, अच्छा सिर्फ एक बात बता दीजिए ताबिश भाई, क्या यूसुफ वाकई कोई चैरिटी शो देखने गया हुआ था? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो हरगिज़ अच्छे काम की तवक्का नहीं है। वो जरूर किसी और चक्कर में होगा। कम अज कम मुझे इस चक्कर का पता नहीं।
मैं वही जानता हूँ जो यूसुफ साहब ने मुझे बताया है। इसका नाम इतनी इज्जत से मत लें ताबिश भाई, मुझे नफरत हो गई है इस बंदे से। बाजी उसके लिए इंसान नहीं, एक असासे की तरह है और वो अपनी इस असासे से हर किस्म का फायदा हासिल करना चाहता है। और मुझे लगता है कि आप भी मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अगर आप या आपका कोई दोस्त इसका पीछा कर रहे थे तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि वो रात के इस पहर चैरिटी शो देख कर आ रहा था या कोई और काम दिखा रहा था। मैं सच कहता हूँ नुसरत, मुझे अभी इतना ही मालूम है जितना मैंने तुम्हें बताया है। मैंने द्रोगे मसलहत अमेज से काम लिया। मैंने नुसरत से बमुश्किल पीछा छुड़ाया। मुझे अस्पताल से आए हुए अब 3-4 घंटे हो चुके थे। मैंने सोचा कि यूसुफ को फ़ोन करके सूरत हाल दरियाफ्त करूं। मैंने उसका नंबर मिलाया, बेल होती नहीं मगर कॉल रिसीव नहीं की। कुछ देर बाद मैंने दोबारा कोशिश की। इस मरतबा फ़ोन ही बंद मिला। मैं वक्फे से करीबन आध घंटे तक फ़ोन करता रहा लेकिन फ़ोन ऑफ रहा। मेरा अंदाज़ा था कि वसीम अहमद यूसुफ के पास ही होगा मगर मुझे उसका फ़ोन नंबर मालूम नहीं था। इस दौरान में इमरान ने अस्पताल का नंबर मालूम कर लिया। मैंने उस नंबर के जरिए इमरजेंसी वार्ड में राब्ता किया। मौका पर मौजूद नर्स ने बताया कि बेड नंबर 6 पर कोई मरीज मौजूद नहीं है। मैंने कहा इन्होंने रूम में शिफ्ट होना था, अब देखिए वो रूम में तो नहीं है। कागज के उलट पलट होने की आवाज़ आती रही। फिर नर्स ने बताया नहीं, वो किसी रूम में शिफ्ट नहीं हुए। तो कहाँ जा सकते हैं वो? वॉशरूम वगैरह में तो नहीं गए। नर्स के बजाय ड्यूटी डॉक्टर की मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आप बेड नंबर 6 के यूसुफ फारूकी के बारे में पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैंने कहा। आप इनके क्या लगते हैं? मैं इनका दोस्त हूँ, मैं ही इन्हें लेकर आया था। ड्यूटी डॉक्टर ने कहा यूसुफ साहब कुछ भी बताए बगैर चले गए हैं और अभी वापस नहीं आए। क्या मतलब है आपका? मतलब तो हमें भी मालूम नहीं जी। इनके 2 साथी आए थे, वो इन्हें व्हील चेयर पर बाहर ले जा रहे थे। मैंने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं इस हालत में? कहने लगे सामने गाड़ी तक जा रहा हूँ, अभी 5 मिनट में आता हूँ। मैंने कहा क्या इनको इस हालत में जाना नहीं चाहिए? इन्होंने कहा कि मजबूरी है, अब 2 घंटे हो गए हैं, इनका कुछ पता नहीं। मैंने फ़ोन बंद किया और इमरान से कहा यहाँ भी गड़बड़ हो गई है, यूसुफ अस्पताल से कहीं चला गया है। कहाँ जा सकता है? इमरान ने पुरसोच लहजे में कहा। जिलानी बोला बाज लोग अस्पताल तब्दील करते वक्त भी बताते नहीं और बहाने से निकल जाते हैं। ये भी तो यही केस नहीं? मुझे तो लगता है कि इस मामले में शारबा बाई का अमल दखल है। हो सकता है कि उसने यूसुफ को कोई मशवरा दिया हो। यह भी मुमकिन है कि जो 2 बंदे आए वो भी उसी के भेजे हुए हो। मैंने कहा लेकिन इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? वो लोग डॉक्टर से सीधे सीधे कह सकते थे कि हम डिस्चार्ज होना चाहते हैं। मैं और इमरान फौरन अस्पताल के लिए रवाना हुए। इमरान ने अपनी मेहरान कार अस्पताल से कुछ फासले पर खड़ी की। मैं अंदर चला गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर 30-35 साल का संजीदा सा शख्स था। उसने बताया कि अभी तक मरीज का कुछ पता नहीं, ना ही कोई फ़ोन वगैरह आया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको इनकी हालत का पता था, आपने इन्हें इस तरह जाने क्यों दिया? तो बोला मोहतरम हम किसी को ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते। आप जानते ही हैं यहाँ मरीज के दाखिल होते ही कुछ रकम एडवांस में जमा कर ली जाती है। इस एडवांस के होते हुए हमारे पास कोई जवाब नहीं रह जाता कि हम किसी मरीज को नकलो हरकत से रोक सकें। लेकिन डॉक्टर साहब मरीज की जिस्मानी हालत भी तो होती है। अब जानते हैं अभी उनके जख्म की स्टिचिंग भी नहीं हुई। नहीं, स्टिचिंग तो हो चुकी है, ये देखिए ये सब कुछ लिखा है फाइल में। इसके बावजूद मैंने उन्हें बाहर जाने से मना किया था। इसी दौरान में मुझे अस्पताल के मेन दरवाजे पर यूसुफ के दोस्त वसीम अहमद की सूरत दिखाई थी। वो हवास बागता था और उसका रंग फीका पड़ा हुआ था। मुझे देखकर वो सीधा मेरी तरफ आया। कुछ पता चला यूसुफ का? उसने छूटते ही पूछा। यही सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ। उसके पास तो तुम थे। मैंने कहा मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए गया था, मुझे अपने भतीजे को काली से लेकर घर छोड़ना था। वापस आया तो यूसुफ नहीं था। ये डॉक्टर साहब कोई और कहानी सुना रहे हैं। यूसुफ का फोन भी मुसलसल बन जा रहा है। अब तुम कहाँ से आ रहे हो? मैंने पूछा। यहाँ पास ही 2-3 और प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं, देख कर आया हूँ कि शायद वो वहां शिफ्ट हुआ हो। स्टिचिंग के बावजूद उसका खून रिस रहा था और वो पाँव को सुन महसूस कर रहा था। फिर वसीम अहमद ने मुझे इशारे से एक तरफ बुलाया। हम कुछ दूर कॉरिडोर में चले गए। वो सरगोशी के अंदाज में बोला कहीं ये वही कल रात के फड्डे वाला मामला तो नहीं जिन लोगों से यूसुफ का झगड़ा हुआ था? वो इसे डरा धमका कर यहाँ बहला फुसला कर ले गए हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान में मेरे सेल फोन की बेल हुई। मैंने चौंक कर देखा लेकिन ये यूसुफ का नहीं सरवत का नंबर था। कुछ देर तक तजब्जुब में रहने के बाद मैंने कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ देर खामोशी रही, फिर सरवत ने परेशान आवाज में कहा क्या बात है यूसुफ, फोन अटेंड क्यों नहीं कर रहे? पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रही हूँ। वो दरअसल पेन महसूस कर रहा था। डॉक्टर ने पेन का इंजेक्शन लगाया और ट्रंकुलाइजर दिया है। वो सो गया है। मैंने धीमी आवाज में कहा आप इस वक्त कहाँ हैं? अस्पताल में हूँ। वो जरा तवक्कुफ से बोली मैं परेशान हूँ, कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? आखिर आप बताती क्यों नहीं कि किस अस्पताल में है? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? छुपाने वाली कोई बात नहीं। यूसुफ का ख्याल था कि 2-4 घंटों में उसे घर चले जाना ही है, फिर तुम लोगों को तकलीफ देने का फायदा। अभी वो जागता है तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम्हें फोन कर ले। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, मैंने कहा। बात खत्म हो गई लेकिन फोन बंद होने की आवाज नहीं आई। मैंने फोन कान से लगाए रखा, शायद वो कुछ और भी कहना चाहती थी। चंद सेकंड बाद उसकी आवाज उभरी। वो बदले हुए लहजे में बोल रही थी ताबिश, हाँ मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ये दुख मुझे हर सुख से ज्यादा अजीज हैं सरवत।
मेरी एक बात मान ले ताबिश, आप शादी कर लें। मैंने आपके लिए बड़ी दुआएं मांगी हैं, मुझे यकीन है आपको बड़ी अच्छी लड़की मिलेगी, वो आपके हर दुख को सुख में बदल देगी, मुझे यकीन है ताबिश। मुझे मेरे हाल पर रहने दो सरवत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नुसरत की बातों पर न जाया करो, वो जो कुछ कहती है वो उसकी अपनी सोच होती है, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जब तुम पर कोई दबाव डालती है तो खुद मुझे भी बुरा लगता है। वो रूहानी आवाज में बोली, आप बिल्कुल ठीक हैं। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप ठीक नहीं हैं? क्यों हर वक्त मेरा दिल मुझे मुलामत करता रहता है? क्यों मैं खुद को जंजीरों में जकड़ा महसूस करती हूँ? प्लीज ताबिश, प्लीज मुझ पर रहम करें, मुझे आज़ाद कर दें और मैं तभी आज़ाद होंगी जब आप ठीक होंगे। मैंने कहा अगर अपने इर्द गिर्द मेरी मौजूदगी तुम्हें परेशान करती है तो मैं दूर चला जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि तुम्हें दिखाई न दूं। उसने कुछ नहीं कहा, उसके सिसकने की मध्यम आवाज आती रही। चंद सेकंड बाद उसने फोन बंद कर दिया। मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था। सरवत बेचैनी से यूसुफ के फोन का इंतजार कर रही थी। मैंने उसे कहा था कि अभी थोड़ी देर में यूसुफ से राब्ता कराता हूँ, लेकिन यूसुफ कहीं नहीं था, वो अस्पताल से गायब हो चुका था। वसीम अहमद इस सूरत हाल से परेशान था। मैं जब फोन पर इमरान से बात कर रहा था वो कहीं खिसक गया। शायद उसने जान लिया था कि अब यह मामला पुलिस तक जाने वाला है। वो इस फड्डे से बचना चाहता था। यकीनन उसे यह डर भी रहा होगा कि यूसुफ का भेद खुल जाएगा और पता चल जाएगा कि कल रात वो कहाँ था। मैं इमरान के पास गाड़ी में पहुंचा। उसने पूछा, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? यार मैं इस सारे मामले में मुलव्विस हो चुका हूँ। सरवत को बता चुका हूँ कि यूसुफ के जख्मी होने के बाद उसके साथ मैं था। मैं ही उसे अस्पताल लेकर गया था। अब वो यूसुफ के बारे में हर बात मुझसे पूछ रही है। तो कोई बात नहीं जिगर, ढूंढ लेते हैं उसे। उम्मीद है कि मिल जाएगा, और अगर ना भी मिला तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। इसी बात से तो डर रहा हूं। मैंने कहा कहीं सरवत के ज़हन में कोई उल्टी सीधी बात ना आ जाए। मैं और इमरान अस्पताल के सामने से यूसुफ की तलाश में रवाना हुए। अगले करीबन 4 घंटे हमने शहर की सड़कें नापते हुए गुजारे। मुख्तलिफ अस्पतालों में गए, थानों वगैरह में पता कराया। करीबन वो सब जगह देखी जहां यूसुफ के पाए जाने का इम्कान हो सकता था। वसीम अहमद तो कहीं गायब हो गया था। हमने यूसुफ के मुलाजमा हमीदन के ताउन से यूसुफ के एक और दोस्त अबू बकर का पता चलाया, और फिर अबू बकर के जरिए हमने कई ऐसे ठिकाने देखे जहां यूसुफ की मौजूदगी का इम्कान था। इस सारी भाग दौड़ के दौरान में हमें अपनी तरफ से भी मोहतात रहना पड़ रहा था। सिर्फ 2 दिन पहले यही लाहौर की सड़कों पर जावा के गुंडों से हमारा भरपूर टाकरा हो चुका था। वो लोग अब भी आस पास मौजूद हो सकते थे। बहरहाल इस वक्त हम भी काफिल नहीं थे। मेहरान गाड़ी के खुफिया खाने में 222 राइफल और माउजर मौजूद था। काफी एम्युनिशन भी था। ज़हनी तौर पर भी हम पूरी तरह तैयार थे। हैरान कुन तौर पर यूसुफ का कोई खोज लगा और न उसकी तरफ से कोई राब्ता किया गया। इस दौरान में 2-3-4 बार सरवत और नुसरत की कॉल्स मेरे सेल फोन पर आ चुकी थी, लेकिन मैंने अटेंड नहीं की थी। मेरी यह खामोशी मेरी पोजीशन को मजीद खराब कर रही थी। मेरा ध्यान बार बार शारबा बाई की तरफ जा रहा था। वहां हमारा जाना खतरे से खाली तो नहीं था, मगर अब खतरा मोल लिए बगैर चारा भी नहीं था। शारबा भाई की तरफ रवाना होने से पहले मैंने सरवत को कॉल कर देना जरूरी समझा। राब्ता हुआ तो परेशान आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों हमारी जान निकाल रहे हैं? आप यूसुफ से राब्ता क्यों नहीं कराते? मैंने ठहरो लिहाजा में कहा, सरवत मैं तुम्हें यूसुफ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वो वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मसला हो गया है। क्या हो गया है? एक मशरकी बीवी की हैसियत से सरवत के लहजे में सैकड़ों अंदेशे से मटाए। वो अस्पताल में नहीं है। कुछ देर के लिए कपड़े वगैरह बदलने गया था, वापस आया तो जा चुका था। आप खुद कहते हैं कि वो चल फिर नहीं सकते थे। सरवत ने करीबन चिल्ला कर कहा। ड्यूटी डॉक्टर बता रहा है कि 2 बंदे आए थे। तो पहले यूसुफ से बातें करते रहे, फिर यूसुफ उनके साथ व्हील चेयर पर मेन रोड की तरफ चला गया। उसने कहा कि वो अभी 5 मिनट में वापस बेड पर आ रहा है, लेकिन वो आया नहीं। ओ गॉड, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप ये तो बताएं कि आप हैं कहाँ, किस अस्पताल से बात कर रहे हैं? इससे पहले कि मैं जवाब में कुछ कहता, सरवत से फोन किसी और ने ले लिया। ये एक भराई हुई सी मर्दाना आवाज थी। पता चला कि यूसुफ के वालिद फारूकी साहब हैं। वो तमे के मरीज थे और आजकल शदीद बीमार थे। उन्होंने हाँफते हुए लहजे में मुझसे सूरत हाल दरियाफ्त की। मैंने वो सब कुछ बता दिया जो इससे पहले सरवत को बताया था। उन्होंने अस्पताल का नाम पूछा, मैंने अस्पताल का नाम भी बता दिया। वो बोले, हम 15-20 मिनट में अस्पताल पहुंच रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं अस्पताल में नहीं हूँ, यूसुफ के एक दोस्त के साथ ही उसकी तलाश में निकला हुआ हूँ। मैंने उनसे कहा कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर इन्हें सारी तफसील बता देगा। सरवत के घर वालों को अस्पताल का बताकर मैंने खुद को कदरे हल्का महसूस किया। मेरा ध्यान बार बार शारबा भाई की तरफ ही जा रहा था। वो यूसुफ के लापता होने से सिर्फ 2-2.5 घंटे पहले इससे मिलने अस्पताल आई थी। बज़ाहिर वो तीमारदारी के लिए आई थी, लेकिन ये बात दिल को कुछ लगती नहीं थी। शारबा और यूसुफ के दरमियान सिर्फ गाहक और नायिका का रिश्ता था, और ये रिश्ता भी फकत 2-4 दिन पहले वसीम अहमद के जरिए ही इस्तवार हुआ था। फिर मुझे बार बार वो चमकीली आंखों वाला शख्स भी याद आ रहा था जो शारबा भाई के साथ यूसुफ के मिजाज पुरसी के लिए आया था। उसकी आंखों में यूसुफ के लिए गैर मामूली तवज्जो और दिलचस्पी थी। मैंने ये सब कुछ इमरान के गोश्त गुजार कर दिया। वो बोला, बात कुछ समझ में नहीं आ रही। शारबा भाई जैसे लोग खुश शक्ल लड़कियों को तो गायब कर सकते हैं, लेकिन यूसुफ फारूकी जैसे 26-27 साल बंदे से इन्हें क्या दिलचस्पी हो सकती है?
बाजार ये कोई अगवा और तावान वाला मामला भी नहीं लग रहा। बस एक ही बात की तरफ ध्यान जाता है। वो क्या? हो सकता है कि कल रात शारवा की कोठी में चंद घंटे गुजारने के बाद यूसुफ को मालूम हो गया हो कि उसके साथ धोखा किया गया है। जो लड़की उसको दी गई है वो फिल्मी हेरोइन नहीं बल्कि उसकी नकल है। जाहिर है कि यूसुफ ने 10 लाख रुपया नकल के लिए खर्च नहीं किया था। इसी बात पर खरीदार और दुकानदार में झगड़ा हुआ होगा। दुकानदार यानी शारबा ने इस खौफ से कि राज तश्ते अज़बाम न हो जाए और दूसरे ग्राहक भी मुतासर न हो जाए, खरीदार को गायब करा दिया जाए। तुम्हारी बात खारिज से इम्कान नहीं इमरान, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद यूसुफ ने फोन पर अपने हमराज वसीम अहमद से फोन पर बात की थी। इस गुफ्तगू के दौरान में मैं कुछ फासले पर मौजूद था। मैं बड़े गौर से यूसुफ के चेहरे का जायजा लेता रहा। मुझे भी शक था कि शायद वो वसीम से शारबाबाई की धोखाधड़ी के बारे में कोई बात करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसने कोई ऐसी बात कही हो। मेरी और इमरान की गुफ्तगू के बाद ये जरूरी महसूस हुआ कि हम एक बार शारबाबाई से बात करें और इस वाक़े के बारे में इसका रद्द अमल मालूम करें।